तो हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लेंगे सैलरी पर। और ये प्रॉब्लम नंबर 7 ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। एक आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब हुआ कि जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या हो गया कि वो ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिला हो, वो फंड आपका, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो प्रोविडेंट फंड होते हैं वो आपके प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के हिसाब से अगर वो कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, और एक आपका होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के ऊपर जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं वो प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 जो आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, उस एक्ट के हिसाब से, उस एक्ट के अंदर प्रोविजंस होते हैं, उन प्रोविजंस को फॉलो करके बनते हैं। तो वो प्रोविडेंट फंड आपका कॉन्स्टिट्यूट तो हुआ इस एक्ट के हिसाब से। जो भी प्रोविडेंट फंड इस एक्ट के हिसाब से बनता है वो इनकम टैक्स में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से एक अप्रूवल लेता है, लाते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड ऐसा जरूर नहीं, एक तो हम नॉर्मली हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ का, जो नॉर्मली अधिकतर कंपनीज उसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ से जुड़ी होती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं बड़ी कंपनीज, यानी कि से आपकी इन्फोसिस होगी, तो इन्फोसिस ने अपना एक इन्फोसिस लिमिटेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बना रखा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। इन्फोसिस में 50,000 60,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन्फोसिस जो है वो ईपीएफओ से नहीं जुड़ा हुआ है। इन्फोसिस ने अपना एक प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बना रखा है, और वो यहाँ पे हम प्रॉब्लम में हम लेंगे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये हो गया जो एम्प्लॉयर उसमें जो जमा करा रहा है डिडक्शन करके, एम्प्लॉय के सैलरी में से जो भी वो अमाउंट डिडक्ट करके इस प्रोविडेंट फंड में जमा करा रहा है, उस पर उसको इनकम टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इसका यहाँ पर क्या होगा कि जब वो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो उस केस में जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। अब ये प्रॉब्लम हम लेते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट जो है, टैक्सेबिलिटी क्या है इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से। एम रिटायर्स ऑन November 30, 1924 and after 30 years of service from ABC Limited during the financial year 24-25. His earning and investment are as follows. ट्रांजेक्शन, ये जो भी ट्रांजेक्शन से नीचे, ये November 30, 2024 को है। उसको बेसिक सैलरी उसकी क्या है 30,000 पर मंथ। डीए का क्या 50% जो डीए है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के का पार्ट है पर मंथ। यहाँ पे टोटल डीए जो है वो 16,000 पर मंथ है। अब लमसम पेमेंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज पेमेंट, यहाँ पर हमको स्पेशली ध्यान देखना है कि जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, उस प्रोविडेंट फंड से अब रिटायरमेंट के टाइम पर इस एम्प्लॉय को 12 लाख रुपीज़ मिले हैं। 30 ईयर्स के पीरियड में उसकी सैलरी में से एम्प्लॉय ने डिडक्शन किया और प्रोविडेंट फंड में जमा कराया, और मैचिंग कंट्रीब्यूशन उसका भी था, यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी रहा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रहा। रिटायरमेंट के टाइम पर उसको, मान लीजिए ये प्रॉब्लम के हिसाब से हम चलते हैं, तो 12 लाख रुपीज़ उसको रिटायरमेंट में मिले। डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट में इतना है। ब्रेकअप ऑफ लमसम अमाउंट, अब जो ब्रेकअप उसको 12 लाख रुपीज़ का ब्रेकअप है वो इस तरीके से है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस पूरे पीरियड में 4,40,000 था, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन 5,40,000 था, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 5,40,000, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन आपका है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो 1 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन ये आ रहा है आपका 1,20,000। ठीक है। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी इन द हैंड ऑफ मिस्टर एम
इफ़ ही हैज़ नो अदर इनकम और इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो नवंबर 30 तक उसने काम किया, जिस पे उसको ये सैलरी और उसके बाद में 12 लाख रुपीज़ उसको मिला अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें उसकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हिसाब से। मैं यहाँ पे सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा जिससे कि अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए उसकी जो यहाँ पर हम चलते हैं, इसकी बेसिक सैलरी पर मंथ थी 32,000 पर मंथ, है ना। तो हम यहाँ पे लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। आपका क्या लगेगा 25-26। ये आपको अमाउंट रुपीज़, यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी आ रही है 32,000 पर मंथ। तो ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई, और उसने नवंबर तक काम किया, तो नवंबर तक टोटल हो गया आपका 8 मंथ। तो ये अमाउंट हो गया आपका इंटू 8 हमने किया, तो ये आ जाएगा 2,56,000। फिर आपका डी ए 50% डी ए सैलरी का पार्ट बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंप्लीट डी ए जो उसका बन रहा है ग्रॉस सैलरी के हिसाब से, वो 16,000 इंटू आपका 8, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है 1,28,000। नेक्स्ट आपका है आपका डी। अब पॉइंट आता है कि जो लमसम पेमेंट उसको मिला अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4,40,000 था, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था ये वाला, ये उसने क्या करा कि एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कराया। तो वो इस केस में अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले केस में ये एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल उस वक्त नहीं होगा जब उसने क्रेडिट कराया एम्प्लॉय के अकाउंट में, क्योंकि वो फंड ही अपने आप में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो जो भी फंड वो एम्प्लॉयर उसमें जमा करा रहा है उसको एम्प्लॉय का की इनकम का पार्ट नहीं मान सकते। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसमें कराया उसको भी किसी भी तरह का उसमें डिडक्शन नहीं मिला। इसका मतलब ये उसकी एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट था उस वक्त, और एम्प्लॉय ऑलरेडी इस पर टैक्स पे कर चुका है। तो ये एम्प्लॉय ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, तो यहाँ ये दोबारा टैक्स पे करेगा नहीं जब उसको मिला होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस समय जब उसको ये अमाउंट अब रिसीव हुआ है, तो ऑन रिसीव्ड बेसिस पर ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्योंकि अब उसको ये अमाउंट मिला है, तो रिसीव्ड बेसिस पर क्या होगा, ये अमाउंट अब इस एम्प्लॉय यानी एम के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये अमाउंट उसको मिला 4,40,000। और अब पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, अब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, क्योंकि अब एम्प्लॉयर उस वक्त जो भी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ अमाउंट हुआ, चाहे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल उस वक्त नहीं होगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में। अब जब उसको ये अमाउंट मिलेगा कंट्रीब्यूशन अमाउंट टोटल, और फिर उसके बाद में प्लस उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट उसको रिसीव हुआ, वो रिसीट बेसिस पर उसके हैंड में एज ए सैलरी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसका जो है इंटरेस्ट भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी उसके हैंड में टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन
अब आता है आपका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो 1,20,000 हुआ, ये उसकी इनकम जो उसे अभी रिसीव हुई है, लेकिन ये इसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट जो मिला है उसको, ये उसके फंड जो इनकम टैक्स में वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसलिए उस इस अमाउंट के ऊपर जो भी उसको इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट उसकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा। इसलिए ये जो 1,20,000 का अमाउंट है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। यहाँ पर सैलरी के हेड में ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पर, वो उसकी इनकम तो काउंट होगा, लेकिन वो इनकम होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। सैलरी हेड में वो काउंट नहीं होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको इसकी ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो जो ये हमको ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में के पार्ट में उसको कैलकुलेशन में उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये अमाउंट टोटल यहाँ तक जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट इसका हो जाएगा टोटल। आप कह सकते हो इसको, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी इसमें हो जाएगी। अब आप इसको टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 9,24,000। ये उसकी ग्रॉस सैलरी आएगी। यहाँ पे दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि जो भी एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉय उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, इसलिए वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो, और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिला होगा, ये रिसिट बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में उसको ये लमसम प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलता है। और जो इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में, वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये हम देखते हैं। अभी हमने देखा 9,24,000, ठीक है। लमसम पेमेंट रिसीव्ड बाय एम फ्रॉम यूपीएफ इज टैक्सेबल इन हिज एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 20 टैक्सेबल इनकम ऑफ एम इज एज फॉलो। देखो नवंबर 24 तक टैक्सेबल अमाउंट अंडर द हेड सैलरीज के अंदर उसको कितना मिला, बेसिक सैलरी इसकी इतनी थी, डीए यहाँ पे उसको 1,28,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो मिला उसमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो आपको 4,40,000, और इंटरेस्ट ऑन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो 1 लाख है। वर्किंग नोट आपको लिखे आना कि एज द प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट रिसीव देयर ऑन आर टैक्सेबल एज सैलरी इनकम, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल एज ही हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड एज अ सैलरी इनकम, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो पॉइंट इसमें समझने का इस क्वेश्चन में वो ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो उसी समय टैक्सेबल होगा जब वो अमाउंट प्रोविडेंट फंड से उसको लमसम पेमेंट मिलेगा। जो इतने ईयर्स तक जो भी उसका उसने उसमें डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड में जमा कराया, उस वक्त वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जब वो अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा, उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। जो भी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि वो इनकम टैक्स प्रोविज़न, ये प्रोविज़न से आपका अगर ये जो अप्रूवल होगा, ये आपका पार्ट ए शेड्यूल 4 इनकम टैक्स एक्ट का शेड्यूल 4 है, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4। इसमें डिटेल प्रोविजंस लिख रखे हैं कि इनकम टैक्स के इनकम टैक्स एक्ट, ये शेड्यूल 4 किसका है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें शेड्यूल 4 पार्ट ए में वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि प्रोविडेंट फंड अप्रूवल कराते समय जो प्रोविडेंट फंड होगा वो इन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करेगा। तो उसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
एम्प्लॉय का कंट्रोल जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय के बैलेंस पर जो इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में मिलेगा, वो उस बैलेंस पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 9.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9.5% पर एनम। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मिलेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हम यही चीज़ एग्ज़ाम में जनरली यही चीज़ चेक करते हैं। एम इज़ वर्किंग विद ABC लिमिटेड for assessment year 25-26. Compute is gross income from सैलरी विद डिटेल्स प्रोवाइडेड। डिटेल्स क्या है आपकी? बेसिक सैलरी पर मंथ है आपकी, DA 50% जो है DA वो रिटायरिंग बेनिफिट का पार्ट है। कमीशन ऑन टर्नओवर 1% है। टर्नओवर आपका इन प्रीवियस ईयर जो इस एम्प्लॉय ने जो अचीव किया वो ₹10 लाख है। ग्रेचुटी जो मिली वो 50,000 है और बोनस 80,000। एम्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो 40,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट 18% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैलेंस इन RPF एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये आपको यहाँ पे मिला 18,000। तो यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक कि आपका जो सैलरी यहाँ पर आएगी, जो 12% एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए जो सैलरी होगी वो सैलरी में क्या आएगा आपका? बेसिक प्लस DA। तो यहाँ पे सैलरी जो काउंट आएगी वो कौन सी आएगी? सैलरी आएगी आपकी बेसिक प्लस DA। DA कौन सा होगा? जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरिंग बेनिफिट, यानी 50% ही आएगा। और प्लस यहाँ पे आपका आएगा कमीशन। कमीशन कौन सा होगा? जो कि यहाँ पर ये आपका 50% आएगा जो कि रिटायरिंग बेनिफिट का पार्ट होगा। और ये थोड़ा और बेटर ही लिख दूँ, समझ में आ जाएगा। कमीशन वो होना चाहिए एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये सैलरी होगी जिस पर हम 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे हमको ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी ग्रॉस सैलरी हमको उसकी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है हमको? यहाँ पे उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिक सैलरी आपका कितना आ रही है? ठीक है, बेसिक है 20,000 पर मंथ। यहीं पे शुरू करते हैं हम। यहाँ पर आपकी है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अमाउंट आपका, ठीक है, 20,000 पर मंथ। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ी हमारी जगह कम पड़ेगी। बेसिक सैलरी ये आपकी होगी 20,000 इंटू 12, 2,40,000। DA, यहाँ पर DA तो पूरा आएगा। जब हम उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तभी हम DA का 50% करेंगे। यहाँ पे DA कंप्लीट आएगा तो ये DA 16,000 पर मंथ है। ये पूरी इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16,000 इंटू 12 हमने किया तो ये आपका आ जाएगा 1,92,000।
ठीक है। अब है कमीशन ऑन टर्नओवर, 1%, इसका 1% आ जाएगा कमीशन ऑन टर्नओवर। हम लेंगे इसका कमीशन @1%, ये आपका है 10,000। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। उसको 80C के अंदर डिडक्शन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। ग्रेचुटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो ग्रेचुटी क्या होगी आपकी, टैक्सेबल होगी। तो ग्रेचुटी यहाँ पे उसको मिली है 50,000 और बोनस है 80,000। तो यहाँ पर उसको ग्रेचुटी आपका अमाउंट आ गया 50,000 और बोनस का अमाउंट आया है वो है आपका 80,000। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या दिया 18% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि गलत है। आपको एज पर प्रोविज़न क्या होना चाहिए, 12% ऑफ सैलरी होना चाहिए, ना कि। तो यहाँ पर हमको क्या है कि इसमें क्या करना होगा, 18% ऑफ बेसिक सैलरी की जगह हमको यहाँ पर निकालना होगा 12% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्रूड जो मिला है उसको, वो मिला है उसको 18,000। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है वो हमको अब देखना है। देखो अब हम उसकी यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो उसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, अभी क्या कंट्रीब्यूशन मिला है उसको, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो मिला है अभी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 18% ऑफ बेसिक। दैट मीन्स आपका 18% ऑफ 2,40,000, ये अमाउंट आपका हो गया 43,200। जबकि आपका एज पर प्रोविज़न कितना होना चाहिए, 12% ऑफ सैलरी होना चाहिए। अब सैलरी यहाँ पर कितनी है, हम यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करते हैं, सैलरी देखते हैं। सैलरी है उसकी 2,40,000। DA ये था आपका 50% था, तो 96,000, क्योंकि ओनली 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरिंग बेनिफिट। तो ये आपका हो गया 96,000। और टर्नओवर जो था वो आपका 1% है, तो टर्नओवर आपका ये कमीशन, तो ये कमीशन जो है, कमीशन ये 10,000 है, ठीक है। और अब ये हो गया इसका 2,40,000 प्लस 96,000 प्लस 10,000, ये टोटल अमाउंट आया 3,46,000। और इसका 12% ही एग्जम्प्टेड है। तो 12% कितना हो गया इसका, हमने जो यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन जो है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन होगा, at the rate of 12% ऑफ सैलरी। और वो अमाउंट आपका कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 41,520। ये कैसे निकला, ये निकला आपका 12% ऑफ 3,46,000।
12% ऑफ 3,46,000 आएगा तो 41, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 43,200 माइनस 1680। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा जैसे ये यहाँ पर है वैसे ही यहाँ करना है, लेकिन थोड़ी स्पेस की कमी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कंट्रीब्यूशन वो आपका आएगा 1680। अब आपका है जो इंटरेस्ट है ऑन, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बैलेंस, ये भी टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन एक्रूड बैलेंस इन आरपीएफ मैं उसको 18,000 अमाउंट मिला, और वो टैक्सेबल वो इंटरेस्ट रेट थी वो 12% पर एनम है, जबकि इंटरेस्ट रेट अलाउड है वो कितनी है, वो 9.5%। तो उसका बैलेंस कितना, जो टोटल बैलेंस होगा हमको यहाँ पे, ये आपका वर्किंग नोट आप फर्स्ट बना सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वर्किंग नोट आपका सेकंड है ना। तो ये आपका वर्किंग नोट सेकंड आपका है कि इसके में हमको कैलकुलेट करना टैक्सेबल इंटरेस्ट अमाउंट ऑन बैलेंस। अब बैलेंस पहले तो हमको कैलकुलेट करना होगा, बैलेंस कितना था, तो बैलेंस आपका आ जाएगा, बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये होगा 18,000 डिवाइड बाई 12%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो एम्प्लॉयज़ का अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो अमाउंट आपका आ जाएगा, ये आता है 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 अमाउंट आया ये, ठीक है, ये 1,50,000। और अब इस पर जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, जो इंटरेस्ट अमाउंट आया था उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना है आपका, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड ये आपका 18,000 लेस आपने किया हुआ, ये आपका हो गया @ 9.5%। तो 9.5% से आपको इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ये 1,50,000 पर कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आता है आपका 14,250। मैंने इसको इसमें से आपने माइनस कर दिया तो अमाउंट आ गया आपका 3,750। 3,750 अमाउंट आपका, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्सेबल आपका जो है इंटरेस्ट ऑन, ये भी आपका टैक्सेबल है, तो 3,750 जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर का होगा वो आपका जो 9.5% से ज़्यादा है वो अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, और 9.5% तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है।
अब जो टोटल आपका आया वो इसकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये टोटल बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट था, ये आप पॉइंट याद रखना। 1,92,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस आपका 80,000 प्लस 1,680 प्लस 3,750। टोटल अमाउंट आया आपका जो इसका ग्रॉस सैलरी आई वो है आपकी 5,77,430। ये इसकी एग्ज़ाम में क्या पॉइंट एग्जामिनर चेक करना चाह रहा था, वो ये चेक करना चाह रहा था, जो आपको याद रखना है कि एग्जामिनर एक्चुअली में क्रक्स क्या है। क्वेश्चन में क्रक्स यही है कि एक तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो एग्जेम्प्टेड है कितना अमाउंट तक, 12% तक, ये सिर्फ 12% तक ही है। और जो इंटरेस्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई के बैलेंस पर वो है 9.5% तक। इससे ज़्यादा अगर मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में एज ए पार्ट ऑफ सैलरी। ये यहाँ पर आपको यह पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये हमको इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एम फ्रॉम सैलरी असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर क्या है आपका। बेसिक सैलरी आपकी आ गई, ये आपकी आ गई 2,40,000, DA आपका आया 1,92,000, कमीशन 10%, ग्रेचुटी ये आपका और बोनस आपका ये। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आपको इस तरह से करना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF में इतना उसने कंट्रीब्यूशन किया, 12% सैलरी से एग्जेम्प्टेड, ये आपका 41,520, तो टैक्सेबल अमाउंट इतना हो गया। सिमिलरली आपका जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ RPF बैलेंस पे वो 18,000 था, इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड अंडर ये आपका @ 9.5% आपका है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 14,250 अमाउंट। और ये ध्यान रखना है कि ग्रॉस सैलरी इसकी बन रही है इतनी। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम ऑन RPF बैलेंस इज टैक्सेबल, ठीक है। ये किस में है, ये एज पर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4, ठीक है। इसके अंदर रूल 6B में गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था, उसमें नोटिफाइड किया था कि क्या किया था कि 9.5% तक, पहले ये 8.5% था, फिर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई करके इसका एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट रेट 9.5% तक किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रूल 6B में जिस तरीके से दे रखा है, और ये है आपका पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ इनकम टैक्स है। ये वहाँ पर उस प्रोविज़न, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 9.5% तक का इंटरेस्ट अगर आपको एम्प्लॉय के बेनिफिट पे मिल रहा है, एम्प्लॉय के बैलेंस पे मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है।